Jai friends, welcome to this segment of editorial analysis powered by Growth Mount Education. I am Dhruv Jani. देखिए यह जो हमारा सेगमेंट है यह 100% जो संपादकीय लेख आते हैं विविध न्यूज़पेपर्स में, विविध समाचार पत्रों में, हम उसकी बात करेंगे, उसको यहाँ से उठाएंगे जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो और उसका हम एनालिसिस करेंगे। दूसरी बात, यह जो संपादकीय लेख होते हैं वे दरअसल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारी संधि सेवाओं की परीक्षाओं के लिए, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। हालांकि प्रिलिमिनरी जो पहला जो पड़ाव है, पहली जो एग्जामिनेशन है, उसमें इसका कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं होता, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होती है। मगर जैसे जैसे कोई छात्र, कोई एस्पिरेंट हो, अगर उसने अपनी प्रीलिम जो है वह क्वालिफाई कर ली है, तो उसके मेंस के लिए और उसके इंटरव्यू के लिए यह जो लेख होते हैं वे बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम लोग रोज बरोज समाचार पत्र में यह जो लेख प्रसिद्ध होते हैं, यह लेख को हम लोग सिलेक्टेड लेख को हम लोग उठाएंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। द एडिटोरियल्स विल बी सिलेक्टिव, क्योंकि जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। विच एडिटोरियल्स, विच आर्टिकल्स आर ऑफ कोर इंपॉर्टेंस विल बी डिस्कस्ड हियर फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। दूसरी बात, हमारा जो यह सेगमेंट का नाम है रिसर्च एनालिसिस है, और इसके नाम की तरह ही यह पूरे के पूरे सेगमेंट में, यह पूरे के पूरे सेशन में आपको जो एकदम रिसर्च मटेरियल है वो हम लोगों के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरी बात, ये जो संपादकीय लेख होते हैं वे लेखों में माहिती तो होती ही है, कई तरह की अच्छी माहिती होती है, नई माहिती होती है, मगर माहिती के साथ यहाँ पे आपका जो आंसर बिल्डिंग है, आंसर राइटिंग स्किल्स है, आपकी जो एसे राइटिंग स्किल्स है, यह सब सारी चीज़ों का भी जो है क्राफ्टिंग होगा, और यहाँ से ही आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल्स है, एसे राइटिंग स्किल्स है, वह निखरेगी। क्लियर? तो हम लोग वो सब पहलुओं को साथ में लेके जो एनालिसिस होंगे उसकी बात करेंगे। हम लोग 2-3 जो है रेप्यूटेड बेस्ड न्यूज़पेपर रखेंगे, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। उसके बाद द हिंदू है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी संधि सेवाओं की परीक्षाओं के लिए। तो उसके जो अलग अलग जो महत्वपूर्ण लेख होंगे, हम एवरीडे उस लेख में से सिलेक्टेड लेख की, सिलेक्टेड आर्टिकल्स की बात करेंगे और यहाँ हम उसका अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। हमारा जो यह सेगमेंट है यह 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इट विल बी द कंक्लूजन ऑफ आर्टिकल, यानी कि लेखक का निष्कर्ष होगा। दूसरी बात, लेख में की गई महत्वपूर्ण बातें होगी जो कि अलग अलग लेखकों के द्वारा की गई हो। और जो तीसरी बात है, तीसरा जो पहलू है हमारे इस सेगमेंट का, वह थोड़ा महत्वपूर्ण है और वह रहेगा रिसर्च जनरल स्टडीज एलिमेंट इन रिलेशन टू द स्पेसिफिक आर्टिकल। क्लियर? तो हम लोग यह 3 भागों में प्रत्येक लेख की चर्चा करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज का जो लेख है वह दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया से है, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, और उसका जो टाइटल है वह है होप फ्लोट्स। दरअसल यह लेख जो है वह एनवायरनमेंट और गवर्नेंस के बारे में है, तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। लेख बेनाम है, द राइटर्स नेम इज अननोन टू अस। तो हम लोग अपनी जो यात्रा है वह यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि देयर विल बी 3 पोर्शन of our each editorials. First one will be conclusion. Second will be the content of the article, की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, सब बातों का जिक्र नहीं करेंगे, जो महत्वपूर्ण हो, हमारे लिए, हमारे जानने जरूरी हो, हमारी परीक्षा के लिए जरूरी हो, उसकी बात करेंगे। हमारी समझ के लिए जरूरी हो, उसकी बात करेंगे। तीसरी जो है वह थोड़ी महत्वपूर्ण है, संशोधित, यानी कि रिसर्च लेख संबंधित सामान्य अभ्यास के तत्व। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द एंटायर सेगमेंट। क्लियर? क्योंकि यहाँ से हमने लेख तो पढ़ लिया, मगर लेख में से जो अलग अलग जो जनरल स्टडीज़ के जो तत्व निकलते हैं उसकी बात भी करना बहुत ही ज़रूरी है। और मेजोरिटीली अधिकांश जो प्रश्न होते हैं वे यहाँ से ही निकलते हैं। क्लियर? तो अगर हमने यहाँ तैयारी कर ली है तो हमें जनरल स्टडीज़ में भी उतना कम जो है पढ़ना पड़ेगा और हमारा जो सिलेबस है वह कवर होता जाएगा। एडिटोरियल्स का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह जो पूरा का पूरा लेख होता है, यह लेख दरअसल करंट में से ही निकला होता है, हमारे करंट अफेयर्स में से ही निकला होता है, जो कि इंटरनेशनल, नेशनल या रीजनल इंपॉर्टेंस के होते हैं। तो उसमें से नई टर्म्स आती है, कई अन्य माहिती आती है, जो माहितियाँ हमें पब्लिक डोमेन में या कोई दूसरे डोमेन में हमें नॉर्मली अवेलेबल नहीं रहती। तो इन सब सारी चीज़ों की वजह से ही जो एडिटोरियल्स होते हैं उसका जो महत्व है वह कई गुना हमारे लिए बढ़ जाता है। आगे चले, हम आगे लेख की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि होप फ्लोट्स नामक जो लेख है यह दरअसल पॉल्यूशन के संदर्भ में है, यानी कि एनवायरनमेंट
जो होता है हमारा उसके संदर्भ में है, जिसे हम पर्यावरण भी कह सकते हैं। एनवायरनमेंट के साथ साथ गवर्नेंस के साथ साथ कुछ पॉलिटी की भी बातें जो है, इसका जिक्र जो है वह पूरे लेख में हुआ है। तो हम लोग सब जो है पहलू उसको अभ्यास करने का प्रयास करेंगे हमारे तरीके से। देखिए इसका टाइटल हमें दिख रहा है फ्लोट्स, उसका जो सब टाइटल है उसके मुताबिक द कमीशन टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग रीजन्स मस्ट डिलीवर। तो यह सब टाइटल देख के हमें कुछ आइडिया आता है कि कोई कमीशन की बात हो रही है, कोई आयोग की बात हो रही है, और उस आयोग से जो है एनसीआर की जो पूरी की पूरी एयर क्वालिटी है, हवा की जो गुणवत्ता है हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, उसको सुधारने की बात हो रही है। उसको सुधारने के लिए यह जो आयोग है उसका गठन हुआ है, ऐसा हमें आइडिया यह सब टाइटल से आता है। नीचे पूरा लेख है, जैसे मैंने आपको बताया कि विच इज़ अननोन, हमें इसका राइटर का नाम नहीं पता है। क्लियर, इतना लंबा लेख है, आप देख सकते हो अप टू हियर, और कई सारी अच्छी बातें यह लेख में हमें जो है मालूम पड़ती है, जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग वही 3 जो स्टेप की फॉर्मूला है, वह 3 स्टेप की फॉर्मूलाओं का उपयोग करेंगे और हमारा जो अभ्यास है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला जो स्टेप है वह कंक्लूजन है, कि यह जो पूरा लेख है उसमें से कंक्लूड क्या होता है, उसमें से निष्कर्ष क्या निकलता है, यह लेख का सार क्या है। दूसरा जो है वह है कंटेंट, जो हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो उसकी बात करेंगे। और तीसरा जो है रिसर्च्ड एलिमेंट्स ऑफ जनरल स्टडीज, जो कि एक थोड़ी महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए। एक और महत्वपूर्ण बात, यह जो पूरा सेगमेंट है यह बाइलिंगुअल रहेगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स में रहेगी। हिंदी का जो डोमिनेंस है वह थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिखाई देगा, ताकि जो हिंदी माध्यम वाले छात्र है उसके लिए यह एक थोड़ा बेनिफिट है और वे लोग पढ़ाई जो है वह अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो शुरू करें हमारा आज का जो लेख है उसका अभ्यास। देखिए पहले हम अपने पहले मुद्दे से ही शुरू करेंगे, जिसमें लेख का निष्कर्ष हमें पहले देखना होगा। देखिए मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दे दूं। पिछले हफ्ते ही केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाके जो है कमीशन का गठन किया, एक आयोग का गठन किया, जिस आयोग को जिम्मेदारी दी गई कि आप लोग जो है एनसीआर जो है और उसके जो एडजॉइनिंग एरियाज है, उसके आसपास के जो प्रदेश है, उसकी जो हवा की जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखे, अच्छी गुणवत्ता बनाए रखे, प्रदूषण को कम करे, और जो पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम को सदैव के लिए खत्म करे या एकदम कम कर दे। देखते हैं पिछले हफ्ते केंद्र सरकार के द्वारा एनसीआर वो आसपास के प्रदेशों की हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक आयोग का निर्माण हुआ। आयोग विच मीन्स कमीशन। देखिए यहाँ में 2-3 वस्तु मिली है। एक तो एनसीआर, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअली एनसीआर क्या है। उसके बाद पूरे देश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित नाबूद करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पूरे प्रदेश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित या नाबूद, पहले कंट्रोल किया जाएगा और उसके बाद ग्रेजुअली उसे जो है एकदम जीरो कर दिया जाएगा। हालांकि यह आयोग की सफलता के लिए राजकीय इच्छा शक्ति अनिवार्य है। यह एक थोड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि आयोग के गठन होने से प्रदूषण जो है वह फोर्टनाइट में कम होता जाएगा, 15 दिनों में इसकी असर जो है वह देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है। मगर यह आयोग को सफल होने के लिए एक तीव्र राजकीय इच्छा शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लफड़ा ऐसा है कि यह जो एनसीआर और एडजॉइनिंग एरियाज की बात है, तो प्रत्येक प्रदेश में जो है अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग पक्षों की है। तो इन सब राजकीय पक्षों को एकजुट होना पड़ेगा और जो है यह जो प्रदूषण का जो प्रश्न है हमारे सामने, उसके सामने जो है इन लोगों को दृढ़तापूर्वक लड़ना होगा, अपने निजी स्वार्थ को जो है साइडलाइन करते हुए। क्लियर? तो कहने का तात्पर्य यह है कि आयोग आने से हमारी जो समस्या है वह हल नहीं होगी, मगर आयोग का अच्छी तरीके से काम करने से हमारी जो समस्या है वह 100% रूप से हल हो सकती है। और दूसरी बात,
आयोग जो है वह अच्छी तरह से काम तभी करेगा जब राजकीय जो शक्तियां हैं, राजकीय जो पक्ष होते हैं अलग अलग, वे सब एक हो, वे सब एकजुट हो और यह सब प्रश्नों के सामने दृढ़तापूर्वक वे लड़े। क्लियर? तो यह पूरे लेख का निष्कर्ष है। देखिए, अब आगे अगर हम महत्वपूर्ण बातें देखें लेख की, तो लेखक ने कई सारी चर्चाएं की है जिसका जिक्र हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। जो महत्वपूर्ण है बात है लेख की, उसका जिक्र मैंने यहाँ किया है। देखिए, केंद्र सरकार ने अध्यादेश द्वारा इस आयोग की रचना की। पहला वर्ड हमें मिल गया ऑर्डिनेंस। हमने पहली स्लाइड में देखा था कि एनसीआर भी हमें समझना है, दूसरा हमने लिया ऑर्डिनेंस। उसके बाद आयोग का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करने, हवा की गुणवत्ता को सुधारना है। यह आयोग का जो मुख्य उद्देश्य है, यह आयोग 100% समर्पित है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए या हवा की जो गुणवत्ता है, एयर क्वालिटी है, उसको बनाए रखने के लिए, अच्छी बनाए रखने के लिए। उसके बाद कई वर्षों की हताशा निराशा के बाद इस आयोग के गठन से हमें स्पष्ट रूप से वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए एक आशा दिख रही है। कई वर्षों की हताशा निराशा के बाद, ऐसा क्यों कहा गया लेखक के बारे में? क्योंकि सिंस 1998 सुप्रीम कोर्ट जो है वह इंटरवीन कर रही है यह एयर क्वालिटी के मामले में, और सुप्रीम कोर्ट जो है वह अलग अलग एजेंसियों को डायरेक्ट कर रही है, दिशा निर्देश दे रही है। सुप्रीम कोर्ट इज एक्चुअली परफॉर्मिंग द जॉब ऑफ टॉर्च बेरर फॉर वेरियस पोल्यूशन कंट्रोलिंग बोर्ड या पोल्यूशन कंट्रोलिंग बॉडीज। मगर फिर भी परिस्थिति जो है उसमें ज़रा सा भी कोई फेरफार जो है वह हमें दिख नहीं रहा, सकारात्मक फेरफार दिख नहीं रहा, बल्कि दिन प्रतिदिन यह जो हमारी जो गुणवत्ता है, हवा की एयर क्वालिटी है, वह दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो ऐसे माहौल में कोई ऐसे समर्पित आयोग का गठन होना अपने आप में ही एक जो है आशा का किरण जगाने वाली बात है। उसके बाद आयोग के गठन की महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वायु प्रदूषण की घटिया परिस्थिति से लड़ने के लिए स्पष्ट रूप से राजनीतिक एकमत हुआ है। आयोग का गठन जो है वही अपने आप में एक बहुत जो है अच्छा चिन्ह है। इट इज़ एक्चुअली अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि सब राजकीय जो पक्ष है वे एकजुट हुए तभी तो यह जो आयोग है उसका निर्माण जो है वह शक्य बना। क्लियर? तो एक तरीके से, एक तरफ से यह एक सकारात्मक बात है, मगर यह जो आयोग है, यह आयोग की जो सफलता है वह 100% उसके अमलीकरण पर है, उसके परफॉर्मेंस पर है, उसके ऑपरेशन पर है। उसके बाद पिछले 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट आगे चल के इस समस्या का समाधान करने हेतु एड हॉक बॉडीज का गठन करती आई है या करता आया है। सुप्रीम कोर्ट है तो करता आया है, हम लोग कह सकते हैं। क्लियर? एड हॉक बॉडीज, यहाँ से हमें एक बात समझनी है। एड हॉक बॉडीज ऐसी प्रकार की बॉडीज होती है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए गठित होती है, और जैसे ही यह जो स्पेसिफिक पर्पस है वह अचीव हो जाए तो उसके बाद अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है। दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म आर कॉल्ड एड हॉक बॉडीज या एड हॉक मैकेनिज्म आप कह सकते हैं। लेखक ने क्या समझाया हमें कि सुप्रीम कोर्ट पिछले 2 दशकों से यह जो पूरी की पूरी पूरा का पूरा जो प्रश्न है हमारे सामने एयर क्वालिटी का, हमारे एनसीआर के रीजन में और उसके आसपास के प्रदेशों में, उसका जो नियंत्रण है, उसका जो उसके ऊपर जो नियंत्रण है वह दरअसल एडोक बॉडीज के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कोई एडोक बॉडीज जो है उसको जन्म देती है और उसे यह काम दे देती है, फिर भी द रिजल्ट इज 0। पिछले 2 दशकों में जो ड्रास्टिक फेरफार होने चाहिए वह फेरफार हमें दिख नहीं रहे। इनफैक्ट द एयर क्वालिटी इज एक्चुअली डिटीरियोरेटिंग डे बाई डे। दिन प्रतिदिन यह जो एयर क्वालिटी है उसमें गिरावट आ रही है। तो इसी की वजह से इस समय में यह जो कमीशन है, यह जो आयोग है, उसका गठन होना एक बहुत ही बड़ी बात है। इस बार का आयोग सर्वसमावेशी राजकीय इच्छा से संपन्न है, जो कि इस आयोग की क्षमता तय करेगा। सर्वसमावेशक राजकीय इच्छा यानी कि पॉलिटिकल विल की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल विल एंड फॉर स्मूथ परफॉर्मेंस ऑफ द सेड कमीशन, यह पॉलिटिकल जो विल है वह होना एकदम अनिवार्य बात है। इट्स एक्चुअली ए प्री रिक्विसाइट, होना ही चाहिए, देन ओनली द कमीशन विल बी सक्सेसफुल। आगे हम लोग अगर देखें तो यह अध्यादेश के द्वारा इस आयोग को शक्तिशाली बनाया गया है। यस, with help of this ordinance, the said commission is being made stronger.
फ्रॉम इट्स अर्लियर काउंटर पार्ट। इस आयोग का कार्यक्षेत्र संबंधित राज्य के कार्यक्षेत्र से ऊपर रखा गया है। यस बट ऑब्वियस है, अदरवाइज इट विल नॉट एबल टू परफॉर्म स्मूथली। अगर राज्य की जो मशीनरी है, अगर राज्य की मशीनरी यह आयोग के ऊपर रहेगी तो बेशक यह जो आयोग है वह अपना जो काम है वह अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से सभी जो राज्य है उसकी जो बॉडीज़ है, जो कि आज दिन तक एयर क्वालिटी की बातें जो देख रही थी, एयर क्वालिटी का जो प्रश्न है उसको हल करने का प्रयास कर रही थी, उन सबको यह कमीशन के नीचे ला दिया गया। यह जो कमीशन का जुरिडिक्शन है वह अन्य बॉडीज़ के ऊपर ओवरआर्किंग हो गया। उसके बाद एक संकलन समिति के जैसे आयोग को संबंधित राज्य के ऊपर निर्भर रहना होगा अमलीकरण के मामले में। यस, देखिए यहाँ दो बातें हैं, एक तो है डिसीजन और दूसरा जो है वह है अमलीकरण यानी कि इम्प्लीमेंटेशन। तो मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि डिसीजन लेने में द कमीशन से कमीशन विल बी द अपेक्स, वह अपने आप में एक बड़े से बड़ा होगा और सारी जो एजेंसियां हैं, सारी जो बॉडीज है जो कि यह मामले में आज दिन तक काम कर रही है वे सब इसके नीचे होंगी इन केस ऑफ डिसीजन मेकिंग। मगर जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी, मगर जब यह कानून जो है उसको लागू करने की बात आएगी तो यह कमीशन को, यह आयोग को जो है अमलीकरण के मामले में संबंधित राज्य के ऊपर निर्भर रहना होगा फॉर एनफोर्समेंट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अमलीकरण पॉलिसी मेकिंग जो है उसमें 100% ऑटोक्रेसी इस कमीशन को दी गई है, मगर उसके इम्प्लीमेंटेशन में कमीशन को राज्य की मदद जो है वह अवश्य लेनी होगी। जो संबंधित राज्य है वे भिन्न राजकीय पक्षों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। यस, जिसका जिक्र हमने किया, भिन्न राजकीय पक्ष यानी कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा यह जो पूरा का पूरा जो प्रदेश है वह प्रदेश के ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है और जैसे कि हमने पहले ही बात की कि इसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक दृढ़ जो है राजकीय एकमत होना ज़रूरी है और जैसे ही राजकीय एकमत होगा then only the commission will be able to achieve its own goals या its own aims। इस वजह से यह आयोग के काम में राजनीति की भूमिका अधिक रहेगी। इसी की वजह से ही यह जो आयोग है उसके काम में राजनीतिक जो इंटरफियरेंस है या राजनीतिक इन्फ्लुएंस कह लीजिए आप, इन्फ्लुएंस कहना उचित रहेगा, क्लियर। तो यह बहुत अधिक मात्रा में होगी और राजकीय इन्फ्लुएंस से ही यह जो पूरी की पूरी कमीशन है, यह जो पूरा का पूरा आयोग है उसका जो सक्सेस है वह डिपेंडेंट है। उसके बाद स्वच्छ हवा अपने आप में एक सार्वजनिक वस्तु है। वायु गुणवत्ता की असर सीधे स्वास्थ्य पर होती है, यह हमें सबको मालूम है, क्लियर। एयर क्वालिटी इज ए गुड हेल्थ इंडिकेटर। जब एयर क्वालिटी जो खराब हो तो स्वास्थ्य जो है वह भी खराब होता है और एयर क्वालिटी जितनी अच्छी हो उतना जो स्वास्थ्य है वह अच्छा रहेगा। तो इट इज ए डायरेक्ट इंडिकेटर। स्वास्थ्य के साथ आर्थिक स्थिति पर भी असरकारक है। यस बट ऑब्वियस है, हालांकि इट इज नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्ट। एक सिंपल एग्जांपल है, किसी भी जगह है अगर वहाँ वायु या जल प्रदूषण हो गया है और यह बात फैल गई है तो व्यक्ति जो है वह वहाँ जाने से उसको हिचकिचाहट होगी, वह नहीं जाएगा। तो अल्टीमेटली एंटायर जो इकोनॉमी होती है स्पेसिफिक प्रदेश की उसको अफेक्ट करेगी, क्योंकि लोग वहाँ जाने से बचेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। तो देयर विल बी स्कैर्सिटी ऑफ लेबर वेजेस जो है उसमें इन्फ्लेशन आ सकती है। कई सारे मल्टीपल जो है प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़े हो सकते हैं। उसके बाद एनसीआर, जिसमें दिल्ली व 3 पड़ोसी राज्य के 20 जिलों का समावेशन होता है। आज के समय आई थिंक देयर आर टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम 3 स्टेट्स विच आर एक्चुअली इंक्लूडेड इन द एरिया ऑफ एनसीआर। राजस्थान के भी 2 जिले हैं जिसका समावेशन अभी ही हुआ है, थोड़े सालों पहले, क्लियर। यूपी के अमुक जिले हैं, हरियाणा पंजाब के कई जिले हैं जिसका समावेशन जो है वह एनसीआर में होता है। जो भारत का एक अधिकतम जीवंत आर्थिक क्षेत्र है। और अगर आप देखें हमारे मैप में
तो दिल्ली के आसपास का जो प्रदेश है, यह प्रदेश दरअसल एक वाइब्रेंट इकोनॉमिक जोन है हमारे भारत का, वन ऑफ द वाइब्रेंट इकोनॉमिक जोन। वैसे तो हमारे कई सारे जोन है, बट इट इज़ वन ऑफ द वाइब्रेंट इकोनॉमिक जोन। और यहाँ ऐसी प्रतिकूल असर पड़े खराब हवामान की या प्रदूषण की, तो लोग जो है वे वहाँ जाने से बचेंगे तो वहाँ का जो व्यापार है वह धीरे धीरे कम होता जाएगा, वहाँ का उत्पादन कम होता जाएगा। और इसी की वजह से अल्टीमेटली सबके लिए यह जो प्रदूषण है यह एक जो है लॉस समान है, यह एक नुकसानी है। अगर कुशल मानव कार्यदल व नए उद्योगों को प्रतिकूलता लगने लगी इस प्रदेश की वायु गुणवत्ता से, तो प्रदेश में सबको आर्थिक रूप से नुकसानी हो सकती है। बहुत अच्छी बात है, और यह बात लेखक ने ही बोली है कि अगर एक बार किसी व्यक्ति विशेष को या किसी उद्योगी को, यानी कि एंटरप्रेन्योर को, अगर एक बार प्रतिकूलता आने लगी कि भाई नहीं, वहाँ में नहीं जाना, वहाँ की जो वायु है, वहाँ का जो पानी है या अन्य कोई चीज़ है, उसका जो प्रदूषण है वह एक स्तर से ऊपर चला गया है, जो कि हमारे लिए अब हानिकारक है। अगर एक बार ऐसा लगने लगा तो वे लोग जो है वह यहाँ आने से बचेंगे। यह आर्थिक क्षेत्र में अपना जो व्यापार है, अपनी आर्थिक प्रवृत्तियाँ है वह करने से बचेंगे। और इसी की वजह से यह जो नुकसानी है, आर्थिक रूप से जो नुकसानी है, वह पूरे प्रदेश के लोगों को झेलनी पड़ेगी, पूरे प्रदेश के लोगों को सहन करनी पड़ेगी, ऐसा लेखक का मानना है। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने बात की, यह बात हमने दो पहलुओं की बात की। एक बात की लेखक का निष्कर्ष देखा हमने, और दूसरा देखा लेखक की महत्वपूर्ण बात है, जो कि एकदम कंटेंट ही होता है लेख का। अब तीसरा पहलू जो एक महत्वपूर्ण पहलू है, जैसे आपको पता ही है, और हमारे जनरल स्टडीज़ के संदर्भ में भी यह जो है थोड़ा महत्वपूर्ण है, तो उसकी बात करेंगे। और जो हमें चीज़ें थोड़ी देखनी है यह लेख में से, जो हमारे जनरल स्टडीज़ में भी काम आ सकती है, उसकी बात हम करेंगे। देखिए, यह हमारा तीसरा जो है पहलू, उसकी शुरुआत है। उसमें सबसे पहले हम लोग ऑर्डिनेंस के बारे में देखेंगे। हमने देखा था वहाँ कि ऑर्डिनेंस से यह जो पूरा का पूरा कमीशन है उसका गठन हुआ है, उसका जन्म हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली यह ऑर्डिनेंस होता क्या है और इसका जो फंक्शन है वह कैसे होता है। देखिए, ऑर्डिनेंस का हिंदी में अनुवाद जो है वह अध्यादेश है, यहाँ लिखा ही है, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, अध्यादेश। यह एक प्रकार का कानून ही है, यह एक प्रकार का लॉ ही है। रेगुलर जो लॉ होते हैं और अध्यादेश होते हैं उसमें ऐसे कोई फ़र्क नहीं होता, उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर कुछ बातें हैं, कुछ बिंदु है जहाँ पे हम लोग जो है भिन्नता की जो रेखा है वह खींच सकते हैं, वह हम लोग खींचने का प्रयास यहाँ से करेंगे। देखिए, अध्यादेश ऐसे कानून है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्थापित किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल विच मीन्स यूनियन कैबिनेट। देखिए, कानूनी है जैसे इसमें बताया, मगर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वह थोड़ा हटके होता है। हमने देखा है कि नॉर्मल जो कानून होते हैं वे अपनी जो प्रोसेस होती है इन द फर्स्ट हाउस, इन द सेकंड हाउस एंड आफ्टर दैट सिग्नेचर फ्रॉम द प्रेसिडेंट, तो यह जो मैकेनिज्म है, यह मैकेनिज्म यहाँ लागू नहीं होता। पहली बात तो अध्यादेश जो होते हैं वे केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि यूनियन कैबिनेट की सिफारिश से होते हैं, सलाह से। सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, और यही सलाह का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति जो है अपनी ओर से भारत के राजपत्र पर एक लेख प्रदर्शित करते हैं, और वह लेख को अध्यादेश सामान्य तौर से कहा जाता है। कंडीशंस जो है ऑर्डिनेंस की वो थोड़ी देखने लायक है, बिकॉज इट इज़ नॉट ए नॉर्मल लॉ, तो वो हम लोग देखने का आगे प्रयास करेंगे। जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। लॉ का जितना प्रभाव होता है, लॉ की जितनी ताकत होती है, शक्ति होती है, ठीक इतनी ही शक्ति ऑर्डिनेंस की होती है, ज़रा सी भी कम या ज़रा सी भी ज़्यादा नहीं होती है। उन्हें केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद सत्र में नहीं हो, यह महत्वपूर्ण बात है। जब पार्लियामेंट सेशंस में नहीं होती है, सेशंस नहीं होते हैं, then only प्रेसिडेंट कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंस। तभी राष्ट्रपति जो होते हैं वे
अध्यादेश को जो है प्रस्थापित कर सकते हैं। अदरवाइज व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन, देन प्रेसिडेंट जो है वह अध्यादेश को प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि तब जो कानून है वो वही बन जाएंगे। मगर जब कानून बनाने की जगह में, यानी कि हमारे पार्लियामेंट में जब रिसेस चल रहा हो, विच मीन्स टाइम बिटवीन 2 सेशन या हॉलीडेज चल रहा हो, और तब आपातकालीन रूप से अगर किसी भी सरकार को कोई कानून लाना हो, कोई लेजिस्लेटिव एक्शंस लेना हो, तो वह समय के लिए यह जो ऑर्डिनेंस होते हैं वे एक ब्रह्मास्त्र के समान होते हैं। सरकार जो है वे एक दिन में ही ऑर्डिनेंस जो है वो ला सकती है, मगर आपातकालीन समय में मैंने आपको जो कंडीशन बताई वो आपको भूलना नहीं है। एक कंडीशन है व्हेन पार्लियामेंट इज इन नॉट सेशन, जब पार्लियामेंट जो है अपने रिसेस में हो, सेशन में ना हो, देन ओनली प्रेसिडेंट जो है कैन प्रोमुलगेट द ऑर्डिनेंस। और दूसरा, ही कैन नॉट प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस बाय हिज डिस्क्रिशन, बाय हिज और हर डिस्क्रिशन। अपनी विवेक शक्ति से, अपनी विवेक बुद्धि से वे अध्यादेश नहीं ला सकते। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश होने पर ही राष्ट्रपति जो है वे अध्यादेश जो है उसको ले आ सकते हैं। तो ये थोड़ी कंडीशंस है जो हमारे लिए थोड़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद वे भारत सरकार को तत्काल विधायी कार्यवाही करने में सक्षम बनाते हैं, विच मीन्स इमीडिएट लेजिस्लेटिव एक्शन। लेजिस्लेटिव एक्शन, कोई आपातकालीन परिस्थिति आ गई और जो संसद है वह सेशन में नहीं है, तो ऐसे समय में यह जो अध्यादेश होते हैं वे सरकार को एक फैसिलिटी प्रदान करते हैं कि वे लोग युद्ध के दौरान पर एकदम जल्द से जल्द जो है विधायी कार्यवाही कर सके, यानी कि लेजिस्लेटिव एक्शंस ले सके। अध्यादेश या तो संसद के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा उन्हें मंजूर नहीं किए जाने पर, या यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को पारित कर दिया जाता है, तो वो कार्य करना बंद कर देते हैं। तो हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि जैसे ही कोई ऑर्डिनेंस जो है वह प्रोमुलगेट होता है, क्लियर, तो उसके बाद नेक्स्ट जो पार्लियामेंट का सेशन आता है, वह सेशन में पहला तो अगर यह अध्यादेश को चालू रखना है, इम्प्लीमेंटेशन उसका चालू रखना है, तो उसको पारित करना होगा दोनों सदनों में से। और अगर चालू नहीं रखना है तो दोनों सदन जो है वे एंटी वोटिंग भी कर सकते हैं, उसके विरुद्ध में वोटिंग कर सकते हैं, उसको खारिज कर सकते हैं। वरना अगर खारिज भी नहीं करे तो 6 वीक्स के अंदर ये अपने आप में खत्म हो जाते हैं। अगर ज़रूरत हुई, संसद को ऐसा लग रहा है कि हमें आगे भी ज़रूरत है यह पर्टिकुलर अध्यादेश को लागू रखने की, तो यह अध्यादेश को सेशन में आते ही वे लोग पारित कर देंगे और उसको जो है कानून का स्वरूप प्रदान कर देंगे। मगर जब तक कानून का स्वरूप प्रदान ना हो और इन लोगों के द्वारा कैंसिल भी ना हो, खारिज भी ना हो, तो ऐसे समय में यह जो अध्यादेश होते हैं वे 6 सप्ताह तक टिकते हैं। उसके बाद इस हेतु संविधान के अनुच्छेद 123 में हमें यह जो व्यवस्था है वह दिख रही है। अनुच्छेद 123, which means Article 123 of Indian Constitution, is dealing with ordinance. यह आर्टिकल के 3 भाग है अलग अलग, और 3 भागों में ऑर्डिनेंस की ही चर्चा हमें दिखाई देती है। देखिए यहाँ समथिंग अबाउट ऑर्डिनेंस है जिसको हम लोग देख सकते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, यानी कि रिसेस चल रही हो। दिस ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन द 6 वीक ऑफ इट्स reassembly. The ordinance can be effective for a maximum period of 6 months and a 6 week. देखिए, अध्यादेश या तो संसद के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा उन्हें मंजूर नहीं किया जाने पर, या यदि दोनों सदनों द्वारा अस्वीकृत प्रस्तावों को पारित कर दिया जाता है, तो वे कार्य जो करना है वह बंद कर देंगे। एक बार प्रोमुलगेट हो गया ऑर्डिनेंस, उसके बाद जब संसद जो होती है उसकी जो रीअसेंबली होती है, वह रीअसेंबली में अगर यह ऑर्डिनेंस को चालू ही रखना है तो इट शुड बी अप्रूव्ड विद इन 6 वीक्स। अप्रूव्ड विद इन
6 वीक्स। अगर अप्रूव नहीं हुआ तो मैक्सिमम 6 मंथ्स यह जो ऑर्डिनेंस होता है उसका जीवन होता है। अगर अप्रूव नहीं हुआ तो, मगर अगर सरकार को लग रहा है कि हमें यह जो कानून है वह आगे भी हमें ले जाना है, आगे भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो सदनों को अपने सेशन में आने से 6 साप्ताहिक में या 6 वीक्स में यह जो ऑर्डिनेंस होता है उसको कानून का स्वरूप जो है वह प्रदान कर देना होगा। अदरवाइज 6 मंथ्स के बाद इट विल नॉट बी एन इफेक्टिव। 6 महीने के भीतर संसद का सत्र होना भी अनिवार्य है, और हमें मालूम भी है कि जो संसद के जो सत्र होते हैं, 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का जो समय है वह लगना नहीं चाहिए, एक दिन भी उससे ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम मैक्सिमम सोचें तो ऑर्डिनेंस जो होते हैं वे 6 महीना और 6 वीक से ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं, अगर उसको कानून का स्वरूप प्रदान ना किया गया हो तो। और संसद के हाथ में तो सभी चीज़ें हैं। एक बार ऑर्डिनेंस लगाया तब ज़रूरत थी, फिर रीअसेंबली हुई संसद की, ऐसा लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है तो वे लोग एंटी वोटिंग करके उसको खारिज कर देंगे, या ऐसा लग रहा है कि ज़रूरत है तो इसको कानून का जो स्वरूप है वह प्रदान कर देंगे वोटिंग से। संसद के पास सब पावर है, क्लियर। मगर याद हमें यही रखना है कि ऑर्डिनेंस जो है वह संसद सेशन में हो तब वी कैन नॉट प्रोमुलगेट, या प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रोमुलगेट, बट in the absence of sessions only can president promulgate the ordinance। उसके बाद इस हेतु संविधान के अनुच्छेद 123 में इसकी व्यवस्था की गई है। देखिए यह जो आंकड़ा है यह हमारे प्रिलिमिनरी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण यह है कि यह जो आर्टिकल 123 है वह किससे संबंधित है, वह प्रीलिम के लिए, आर्टिकल में क्या दिया गया है वह मेंस के लिए जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल 123 के 3 पार्ट है, जिसमें ऑर्डिनेंस के बारे में ही जो है जिक्र किया गया है। हमारे पास एक थोड़ी इंफॉर्मेशन है जो कि इंग्लिश में है और ऑर्डिनेंस के लिए ही है, जिसके मुताबिक प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द बोथ ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, जिसकी बात हमने की। दिस ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन द 6 वीक ऑफ इट्स रीअसेंबली। 6 वीक के अंदर ही पार्लियामेंट को इसको अप्रूव करना होगा। द ऑर्डिनेंस कैन बी इफेक्टिव फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंड 6 वीक, आर्टिकल 123। ऑर्डिनेंस जो होते हैं वे महत्तम समय उसका जो होता है वह 6 महीना और 6 सप्ताह होते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग उसको जो है अप्लाई नहीं कर सकते, या इसको हमें कानून का स्वरूप दे देना होगा। वी कैन नॉट जस्ट अप्लाई इट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंस, बट वी कैन ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम ऑर्डिनेंस टू लॉ एंड वी कैन अप्लाई इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्लियर। तो ये पूरा मैकेनिज्म है। यहाँ एक प्रतीकात्मक फोटो है हमारे राष्ट्रपति भवन का, और यह ये सूचित करता है कि यह जो ऑर्डिनेंस है, यह ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करने की जो ताकत है वह हमारे राष्ट्रपति में निहित है। देखिए वर्ष 1950 से 2014 तक कुल 679 ऑर्डिनेंस आए। ये थोड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए एज एस्पिरेंट ऑफ ए सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। और आगे अगर मैं बोलूँ तो ईयर 2019 में कुल 3 ऑर्डिनेंस आए, और वर्तमान वर्ष में यानी कि ईयर 2020 में यह दूसरा ऑर्डिनेंस है जो कि कमीशन के गठन के लिए है, क्लियर। तो 2020 में कुल 2 ऑर्डिनेंस आए। पहला जो ऑर्डिनेंस था वह एपिडेमिक्स एक्ट जो है हमारी उसको अमेंड करने के लिए था, क्योंकि कोरोना आ गया था एकदम अचानक से, और सेशन जो है वह पॉसिबल नहीं था इन द मार्च या इन द अप्रैल, क्लियर। तो उसी की वजह से ही उसको अमेंड करने के लिए सरकार के द्वारा पहला जो ऑर्डिनेंस है वह एपिडेमिक्स एक्ट को अमेंड करने के लिए लाया गया था इसी वर्ष, और दूसरा अमेंडमेंट यह कमीशन के गठन के लिए लाया गया है, क्लियर। अब आगे हम लोग थोड़ी बात करें तो हम लोग यह कमीशन के बारे में थोड़ा देख ले कि यह कमीशन जो है वह दरअसल कैसा है और क्या है।
देखिए, अध्यादेश के द्वारा एक वैधानिक संस्था का निर्माण, स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मुझे लगता है कि आपको मालूम होना चाहिए। कोई भी संस्था जो है वह किसी कानून से बनती है, किसी कानून से उसका जन्म होता है, तो उसे स्टैट्यूटरी कहा जाता है। इसके कई सारे एग्जाम्पल है हमारे इंडिया में, जैसे RBI आप देख लो, जैसे सेबी देख लो, जैसे IRDAI देख लो। क्लियर? तो ये सब जो संस्थाएं है वह स्टैट्यूटरी है। तो ठीक उसी की तरह यह जो नया जो कमीशन बना है वो भी एकदम स्टैट्यूटरी है, विच इज पावर्ड बाय ए लॉ। उसके बाद इसका जो पूरा नाम है, यह नाम यहाँ मैंने लिखा है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज। इसमें एडजॉइनिंग एरियाज जो है ये एक नई बात है। कमीशन के पहले जो मैकेनिज्म था, जो एयर क्वालिटी कंट्रोल के लिए लड़ रहा था, उसके लिए कार्य कर रहा था, उसमें एडजॉइनिंग एरियाज की बात नहीं थी, सिर्फ NCR को ही देखना था। तो प्रैक्टिकली इट इज़ एक्चुअली इम्पॉसिबल, क्योंकि हम लोग हवा को तो रोक नहीं सकते, और हवा तो हवा है, कहाँ भी जा सकती है, कहीं से भी आ सकती है। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट प्रायर एस्टेब्लिशमेंट कि अकेले NCR की तो हवा कैसे हम लोग शुद्ध करें। क्लियर? मगर यहाँ एडजॉइनिंग जो एरियाज है उसका भी जिक्र हुआ है। मुझे लगता है कि यह एक अच्छी बात है। और एडजॉइनिंग एरियाज में हमें पता है कि देयर आर एक्चुअली 4 स्टेट्स, नेमली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। और जो मेन है वह है हमारा दिल्ली। दिल्ली के साथ यह 4 राज्यों के जो अलग अलग जिले हैं जिसका समावेशन NCR में होता है। तो यह सब जिलों का, यह सब प्रदेशों का जो एयर क्वालिटी का जो प्रश्न है वह अब से यह कमीशन के द्वारा देखा जाएगा, जो कि आज तक इसका जो काउंटर पार्ट था, प्रायर काउंटर पार्ट, इसके पहले जो एक मैकेनिज्म था उसमें यह सब प्रदेशों का समावेशन नहीं होता था। वो सिर्फ अपने NCR के बारे में ही देखता था, और प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द NCR अलोन इन द केस ऑफ एयर क्वालिटी। हमें पूरा एयर शेड जो होता है, एयर शेड एरिया, वह कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितने प्रदेश में हवा जो है उसका जो स्वभाव है वह एक प्रकार का है, सिमिलर है, और दूसरा जो प्रदेश होता है उसमें हवा के जो प्रकार होते हैं, उसके जो स्वभाव होते हैं वे अलग होते हैं। तो उसको एयर शेड एरिया कहते हैं। बहुत बड़े एरिया होते हैं, 1000 किलोमीटर्स, 1500 किलोमीटर्स, 500 किलोमीटर्स अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी। क्लियर? तो यह पूरे प्रदेश का हमें देखना होगा, देन ओनली वी विल एबल टू अचीव आवर एयर क्वालिटी नॉर्म्स। अध्यादेश के द्वारा केंद्र ने EPCA, थोड़ी महत्वपूर्ण संस्था है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी फॉर NCR को खत्म कर दिया। देखिए, मैंने जो आपको काउंटर पार्ट जो संस्था बोली थी, यह उसकी प्रायर है, प्रायर मैकेनिज्म हम उसको कह सकते हैं, जिसमें सिर्फ NCR का ही समावेशन होता था। एडजॉइनिंग एरियाज वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रायर मैकेनिज्म, और इसी की वजह से ही इसकी जो कार्य क्षमता थी वह एकदम कम थी। क्योंकि मैंने आपको बोला कि प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। हमें एक एयर शेड एरिया तो हमें कैलकुलेट करना ही होगा। हम लोग ऐसे कैसे कैलकुलेट कर ले कि कोई पॉलिटिकल हमारा जो स्टैंड है वह स्टैंड ही अच्छा रहना चाहिए, आजू बाजू के एरिया में कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। पंजाब और हरियाणा में स्टबल बर्निंग होगी तो दिल्ली में उसका धुआं आएगा ही आएगा। दिल्ली में आप भले ही EPCA लेके बैठे हो कि हम लोग दिल्ली की जो हवा है उसको प्रदूषित नहीं होने देंगे, मगर कैसे रोकेंगे हम? क्लियर? तो यह जो नया अप्रोच है, मुझे लगता है कि इन कंपैरिजन टू इट्स प्रायर मैकेनिज्म इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड मोर इंक्लूसिव। देखिए, 2 संस्था में याद रखनी है, नई तो कमीशन आया, और उसके पहले की जो संस्था थी EPCA, वो सिर्फ और सिर्फ NCR का जो है एयर क्वालिटी वह देखती थी, और एक इनइफेक्टिव अथॉरिटी थी। उसके बाद नए आयोग की संरचना देखें, उसका जो कंपोजिशन होता है, उसका जो ढांचा है यानी कि स्ट्रक्चर है, उसकी हम बात करें। कंपोजिशन में यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, आयोग का एक पूर्णकालीन अध्यक्ष रहेगा, फुल टाइम
चेयरमैन। जो भारत सरकार के मुख्य सचिव के पद पर रहा हो या किसी राज्य का मुख्य सचिव रहा हो, विच मीन्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी। यानी कि एक ब्यूरोक्रेट होना आवश्यक है। ये इसकी एक पहली कंडीशन है इसके चेयरमैन के लिए। तो चेयरपर्सन विल होल्ड द पोस्ट फॉर 3 years और until she or he attains the age of 70 years। 2 कंडीशनें दी गई है। एक कंडीशन है कि 3 वर्षों तक यह पद जो है, वह पद पर की कोई भी आदमी जो है वह रह सकता है। अगर 3 वर्ष हो जाए क्लियर, तो उसको अपना पद जो है वह छोड़ना पड़ेगा। और अगर 3 वर्ष ना हो उसके पहले उसके अपने 70 वर्ष हो जाए, अपने 70 ईयर्स अपनी एज हो जाए, तो इन दैट केस ऑल्सो ही नीड टू रिजाइन एज ए चेयरमैन। उसको अपना जो पद है वह खाली करना पड़ेगा। आयोग के अन्य सभ्य अलग अलग मंत्रालयों व संबंधित राज्यों के प्रतिनिधि रहेंगे। अलग अलग मंत्रालय यानी कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इसमें आएगी, जो कि क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट के बारे में देख रही है। तो उसके जो प्रतिनिधि होंगे वे यह कमीशन के, यह आयोग के सभ्य होंगे, सदस्य होंगे। उसके बाद संबंधित राज्य जिसका जिक्र हमने किया कि एक तो उसमें आएगा यूपी, पंजाब हरियाणा आएगा और राजस्थान आएगा। तो यह स्टेट के जो मेंबर्स है, यह मेंबर्स को भी प्रतिनिधित्व है वह यह कमीशन में दिया गया है। उसके बाद अन्य सभ्यों में सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो और सिविल सोसाइटी के जो विशेषज्ञ होंगे, स्कॉलर्स होंगे, उसका भी जो है उसको भी सदस्य पद जो है यह कमीशन में दिया गया है। क्लियर। तो कुल मिला के यह कंपोजिशन देख के हमें लगता है कि यह जो पूरा का पूरा आयोग है वह अपना काम करने में सक्षम रहेगा। इनफैक्ट वी होप दैट। मगर जैसा हमने आगे देखा कि पूरा का पूरा जो ढांचा है उसकी जो सफलता है वह केवल और केवल जो राजकीय एकजुट है उसके ऊपर ही बनी हुई है। उसके बाद अगर हम आयोग की सत्ता देखें, नए आयोग की, तो यह आयोग को सारी सत्ता दी गई है अपने प्रायर काउंटर पार्ट की तुलना में, और इसे और ताकतवर बनाया गया है। वायु प्रदूषण व वायु गुणवत्ता प्रबंधन के मामलों में यह आयोग मौजूद सभी संरचनाओं के ऊपर रहेगा। आज के समय सीपीसीबी है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है, या अन्य कोई जो है एनवायरमेंटल बॉडीज है गवर्नमेंट की, जो यह एयर क्वालिटी का जो पूरा का पूरा सिनेरियो है वह देख रही है। मगर इस आयोग के गठन से यह सब जो बॉडीज है, यह बॉडी एकदम नीचे आ जाएगी और पूरी स्ट्रक्चर के ऊपर यह कमीशन जो है वह बैठ जाएगा एज ए चेयरमैन। यह आयोग संबंधित राज्यों को दिशा निर्देश करेगा। जो रिलेटेड स्टेट्स होंगे उसको भी यह आयोग जो है वह दिशा निर्देश करेगा और राज्यों को यह मानना होगा। CPCB and its state branches have the powers to implement provisions of the Environment Protection Act 1986 for air, water and land pollution. The powers continue, however, in case of dispute or a clash of jurisdiction, the Commission's writ will prevail specific to matters concerning air pollution. थोड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ कर दी है। वैसे तो क्या कहा गया है कि CPCB और उसकी जो स्टेट ब्रांचेस है यानी कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है, वे दरअसल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का जो कार्य है वह देख रहे हैं। एयर का हो, वाटर का हो, या जो है ध्वनि का हो। क्लियर। मगर यह सब जो पावर्स है वे चालू ही रहेंगे, पर इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई भी मुद्दे पर, कोई भी कानून में अगर डिस्प्यूट आता है, कोई बात नहीं बनती है और दोनों के जो मत है वे क्लैश होते हैं, वे टकराते हैं, तो ऐसे मुद्दों में क्लियर कट कहा गया है कि जो नया कमीशन है, न्यू कमीशन, उसका डिसीजन है विल प्रिवेल, तो वो जीत जाएगा। देखिए यह कुछ शेड्यूल 7 जैसी बात है जिसमें कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के द्वारा जो कानून है वे बनाए जाते हैं, राज्य के द्वारा भी बनाए जाते हैं और केंद्र सरकार के द्वारा भी बनाए जाते हैं। मगर इफ इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर राज्य का जो कानून है वह कुछ और बात बता रहा है और केंद्र का जो कानून है वह कुछ और बात बता रहा है, तो ऐसे मुद्दों में केंद्र का जो कानून है वह जीत जाएगा। क्लियर। तो सेम लाइक दैट यहाँ भी CPCB और स्टेट ब्रांचेस को उसका काम करने की पूर्ण रूप से इजाज़त है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मगर इन केस ऑफ डिस्प्यूट
यह जो कमीशन है, नया कमीशन, जो कि प्योरली एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए, एयर क्वालिटी को जो है अच्छी बनाने के लिए डेडिकेटेड है, उसका डिसीजन, उसकी रेट जो है वह फाइनल रहेगी, उसमें कोई हमें शंका नहीं है। एंड मेनली इन केस ऑफ एयर पोल्यूशन, एंड स्पेसिफिकली इन केस ऑफ एयर पोल्यूशन की बात की गई है कि एयर पोल्यूशन के मामले में तो यह कमीशन जो है वह कहेगा वही सत्य होगा, वही जो है सच्चा होगा। उसके बाद इट विल हैव पावर्स टू रिस्ट्रिक्ट सेटिंग अप of industries in vulnerable areas and will be able to conduct site inspections of industrial unit। इसको पावर भी दिया गया है रेड करने के लिए, रेड तो हम नहीं बोल सकते मगर जांच करने के लिए। और उसके साथ साथ ये जो आयोग है वह रोक भी सकता है कई ऐसे उद्योगों के निर्माण को जो कि ऐसे प्रदेश में हो, जो प्रदेश एकदम उसकी जो हवा की जो गुणवत्ता है वह एकदम निम्न कक्षा की हो, यानी कि वल्नरेबल हो। तो ऐसे कई जो पावर्स है वे इस कमीशन को दिए गए हैं। उसके बाद इफ इट्स डायरेक्शंस आर कॉन्ट्रावेंड, यानी कि अगर उसके दिशा निर्देशों को माना नहीं गया तो ऐसे केस में द कमीशन विल हैव द पावर टू इम्पोज अ फाइन अप टू ₹1 करोड़ एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू ₹5 years। ये भी एक थोड़ी महत्वपूर्ण बात है, अच्छा प्रावधान है। यही प्रावधान है जिसे की वजह से यह जो आज का जो आयोग है वह एक शक्तिशाली बन पा रहा है, या हम उसे शक्तिशाली कह सकते हैं। और यही प्रावधानों के ऊपर यह जो पूरा का पूरा आयोग है उसका जो सक्सेस है वह बना हुआ है। उसके बाद इसमें अगर हम एनजीटी का रोल देखें, एनजीटी हमें पता होनी चाहिए, विच मीन्स नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात की गई है यहाँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। तो उसका क्या रोल रहेगा उसकी बात करेंगे। द ओनली एनजीटी एंड नॉट सिविल कोर्ट्स इज ऑथराइज्ड टू हियर द केस वेयर द कमीशन इज इन्वॉल्व्ड। ये भी एक थोड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर किसी व्यक्ति विशेष को या किसी उद्योग को यह कमीशन से कोई आपत्ति है तो अगर वो लॉ सूट फाइल करे then it can be only filed in NGT, not in any civil courts। मगर एक कंडीशन है, सामने जो है वह यह कमीशन होना चाहिए। अगर संक्षिप्त में बोले तो किसी भी दावे में अगर कमीशन इन्वॉल्व है तो यह जो दावा है उसकी जो सुनवाई है, उसका जो हियरिंग है वह फक्त और फक्त केवल और केवल NGT में ही होना है। दूसरी कोर्ट में यह जो दावे है उसका जो जजमेंट है, उसका जो हियरिंग है वह होना पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस। उसके बाद अगर हम नया जो मैकेनिज्म है यानी कि नया कमीशन है उसके पक्ष देखें, उसके प्रोज और कॉन्स की बात करें, एप्रिसिएशन यानी कि प्रशंसा है, उसके बाद हम लोग क्रिटिसिज्म भी करेंगे, उसकी टीका भी करेंगे। क्लियर। तो 2-3 मुद्दे हैं। पहला तो जुरिडिक्शन, द कमीशन विल स्पेसिफिकली लुक एट द दिल्ली NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज ओनली। हमें देखना है कि पहले वाला जो मैकेनिज्म था वह सिर्फ NCR का ही था, उसमें एडजॉइनिंग एरियाज की कोई बात नहीं थी, और जिसका हमने जिक्र भी किया कि वह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। उसके बाद वेयर इज द मैंडेट ऑफ द CPCB इज टू सर्व द होल कंट्री। उसके सामने जो CPCB है वह पूरे देश के लिए है। ये तो सिर्फ और सिर्फ NCR और उसके आसपास के प्रदेश को समर्पित है, मगर जो CPCB है यह पूरे भारत को समर्पित है। स्टबल बर्निंग, a regulatory mechanism for stubble burning is being put into place for the first time। yes, adjoining areas है, पंजाब हरियाणा के एरियाज है, तो बेशक यह जो स्टबल बर्निंग है वो भी नए कमीशन के जुरिडिक्शन में आएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, अर्लियर देयर वाज नो सिंगल बॉडी authority, ministry or state which was empowered or dedicated to ensure the coordination among the stakeholder। yes, तो this is the maiden time, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है। आज तक क्या था कि CPCB अपने तरीके से काम कर रही थी, राज्य के जो SPCB थे, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स थे, वे अपने तरीके से काम कर रहे थे। अन्य जो कोई संस्थाएं थी, एडोक संस्थाएं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय की गई हो यह पोल्यूशन को कम करने के लिए, तो वे लोग अपनी तरह से काम कर रहे थे। कोई एक संकलन करने वाली जो कोई एजेंसी होती है वह एजेंसी नहीं थी, और इसी की वजह से ही जो परिस्थिति है उसमें हम लोग सुधार आज दिन तक नहीं देख पाए। हालांकि यह जो कोशिश जो है
एनसीआर की हवा को सुधारने की, उसके प्रदूषण को कम करने की, यह पिछले 2 दशकों से चली आ रही है, मगर टिल डेट देयर आर नो नोटिसेबल चेंज। उसके बाद अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो यहाँ 2-3 चीज़ें हमें देखनी है कि स्टबल बर्निंग के लिए सर्वप्रथम बार कोई एजेंसी जो है वह अब उसको तय करेगी कि कैसे करना है या नहीं करना है। ज्यूरिडिक्शन जो है इसका बढ़ गया है अपनी प्रायर काउंटर पार्ट से। पहली जो थी वह सिर्फ एनसीआर को डेडिकेटेड थी, और यह जो नई है वह along with NCR it is also dedicated to its adjoining areas। और कोऑर्डिनेशन जो है वह कोऑर्डिनेशन भी करने वाली यह मुख्यतः प्रथम एजेंसी बनेगी। उसके बाद अगर हम उसके टीका की बात करें तो पहला मुद्दा है ओवर प्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्रीय सरकार, टीकाकारों को लगता है कि यह जो कमीशन है वह एक मात्र और मात्र केंद्र सरकार की ही एक बॉडी है। द कमीशन हैज अ लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच हैज नॉट गॉन डाउन वेल विद द स्टेट। क्लियर? जो पूरा का पूरा कमीशन है उसके जो सभ्य है, वह सभ्यों में से अधिकांश जो सभ्य है वे केंद्र सरकार के हैं। स्टेट्स ऑन द अदर हैंड विल हैव जस्ट 1 मेंबर ईच। वेल, जो रिस्पेक्टेड स्टेट्स है, जो रिलेटेड स्टेट्स है, उसमें से प्रत्येक स्टेट को एक जो है सभ्य उसका यह कमीशन में रहेगा। कंसर्न ऑफ स्टेट, देखिए स्टेट्स की जो चिंता है उसके बारे में क्या कहा गया है कि स्टेट्स आर नॉट हैप्पी विद द ओवरआर्चिंग पावर्स बीइंग वेस्टेड इन द कमीशन। ओवरआर्चिंग पावर है, सब ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये डॉट्स दरअसल अलग अलग एजेंसियां हैं। जो एजेंसियां आज दिन तक काम कर रही थी उसमें से कुछ स्टेट्स की थी या कुछ कोई एडोक थी। क्लियर? तो इस ऑर्डिनेंस के द्वारा यह कमीशन को इन सब चीज़ों के ऊपर रख दिया गया। क्लियर? एज ए सुपरवाइजर और एज ए लीडर। तो ये बात स्टेट्स को कोई कुछ हद तक हजम नहीं हुई है। उसके बाद पॉलिटिकल डिफरेंसेस विल आल्सो प्ले पार्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ कमीशन, जिसका जिक्र हमने पहले ही किया कि भले ही कितना भी अच्छा क्यों आयोग ना हो, मगर इसकी जो कार्यक्षमता है, इसकी जो सफलता है, वह दरअसल राजनीति ही तय करेगी। डिसोल्यूशन ऑफ एपीसीए, by forming a new commission the government has taken the issue of air pollution out of the purview of judiciary. It has been said that new law is needed when the old one fails. The center has not even tried implementing old laws fully. ये भी एक क्रिटिसिज्म हम लोग कह सकते हैं कि अगला जो मैकेनिज्म था उसको 100% डिसोल्व कर दिया गया। और यहाँ कहा गया है कि जुडिशरी की जो पूर्वी थी उसको भी दूर कर दिया गया है। हमने आगे देखा कि कमीशन के दावे जो है, वे दावे का जो हियरिंग है, यह दावे का जो प्रोसीडिंग है, वह सिर्फ और सिर्फ एनजीटी में होना चाहिए, अन्य कोर्ट्सों के हाथों में यह पावर नहीं है। क्लियर? तो यह भी एक टीका हो सकती है। उसके बाद इट हैज ऑल्सो बीन सेड दैट अ न्यू लॉ इज नीडेड व्हेन द ओल्ड वन फेल्स। ऐसा भी कहा जाता है कि जब पुराना जो कानून है वह अच्छी तरीके से परफॉर्म ना करे तो ऐसे समय में नए कानून की आवश्यकता होती है। मगर यहाँ टीका यह है, क्रिटिसिज्म यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून थे ऑलरेडी, पुराने कानून, उसको 100% इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की गई है। उसके बाद नॉट एयर शेड बेस्ड अप्रोच, नॉट एयर शेड बेस्ड अप्रोच। एयर शेड का जिक्र मैंने किया था। According to some experts, the commission is a lost opportunity to explicitly set the ground rules for airshed-based approach, one that would have been deployed in the polluted areas across the country. An airshed, देखते हैं, is an area covered by a volume of air that has similar characteristic and is separated from other volumes of air by weather patterns or topography. जिसका जिक्र मैंने किया था कि एयरशेड का जो ढांचा है उसको उपयोग में लेना ज़रूरी है। हालांकि कुछ हद तक यह जो अप्रोच है वह लिया गया है, मगर फुल जो अप्रोच है एयरशेड का वह अभी भी यह नए कमीशन में भी हमें गैरहाजिर दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में एक बुरी बात है। क्लियर? तो यह सब बात जो है वे हम लोग हमारे परीक्षा में लिख सकते हैं जब एयर पोल्यूशन की बात आए या एनसीआर के एयर पोल्यूशन के बारे में कोई हमें बात करनी हो, तो हम लोग यह सब जो बातें हैं वे लिख सकते हैं। आगे आप भी अपनी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। 2-3 चीज़ें ऐसी आई है जिसका जिक्र हम आगे नहीं करेंगे यहाँ, जिसमें एक तो बात है एनसीआर की। आप लोग देख सकते हो अपने मोबाइल में से, गूगल में आपको
जो है माहितियाँ जो है वो हम मिल सकती है अगर आप NCR सर्च करोगे। व्हाट इज़ NCR उसको जानना ज़रूरी है। NCR में कितने जो जिले हैं वे समाहित है उसका भी जो है ज्ञान हम लोग ले सकते हैं। कितने स्टेट्स है क्लियर वो भी ज्ञान हम लोग ले सकते हैं। लास्ट कौन सा स्टेट कौन सा जिला कौन से स्टेट का कौन सा जिला इसमें ऐड हुआ ये सब जो बातें हैं ये बात हम लोग हमारी समझ के लिए कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा जो देख सकते हैं यहाँ से वो है NGT का कि व्हाट इज NGT, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ NGT, व्हाट आर द पावर्स ऑफ NGT, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ NGT क्लियर। तो ये सब ऐसी बातें हैं जिसका हमें मालूम होना हमारे लिए एक अच्छी बात है हमारी परीक्षा के लिए। और जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एडिटोरियल होता है वे डायरेक्टली हमारी प्रिलिमिनरी के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है, मगर जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे हमारे परीक्षा की यात्रा में वैसे वैसे ही इसकी जो महत्वपूर्णता है वह निरंतर बढ़ती जाएगी। तो इसी वजह से ही हम लोग यह पूरे सेगमेंट में 100% एडिटोरियल को डेडिकेटेड सेगमेंट में एडिटोरियल एनालिसिस की ही बात करेंगे और उसको हमारे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के लेख में इतना ही, दूसरे लेख में मिलेंगे दूसरी बात के साथ, दूसरे एनालिसिस के साथ, दूसरे अभ्यास के साथ। तब तक स्टे वॉचिंग ग्रोथ मोड एजुकेशन, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थैंक यू।